अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी, इसको कंप्यूटर विजन यूज़ करते हुए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, मैंने जो मेथडोलॉजी अपनाई उसमें इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 ये है कि पहले वी हैव टू फाइंड ऑल द वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस जो बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये मैंने डिटेक्ट करवाने हैं, और उसके लिए मैंने चूज़ किया हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर, एक मशहूर एल्गोरिथम है। अभी हम आगे चल के उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में सारे वैलिड लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। वैलिड लाइन सेगमेंट्स ये हैं कि अगर ये एक कॉर्नर है और ये एक कॉर्नर है, इनके दरमियान एक वैलिड लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह इस कॉर्नर के दरमियान और इस कॉर्नर के दरमियान में भी एक वैलिड लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों को अलग अलग से आइडेंटिफाई करना, और यहाँ पर एक तीसरा लाइन सेगमेंट भी है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये तीसरा लाइन सेगमेंट है। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और इनके दरमियान 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो इसके लिए हफ ट्रांसफॉर्म यूज़ किया, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तीसरे स्टेप में जब हमारे पास सारे लाइन सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो सेट थ्योरी यूज़ करते हुए हम लोग वैलिड ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे। इसको भी आगे चल के हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, स्टेप 1, फाइंडिंग ऑल द वर्टिसेस यूजिंग हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर। हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर क्या होता है? हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर एक एल्गोरिथम है जो किसी भी नेबरहुड के अंदर टेस्ट करता है कि उस नेबरहुड में किस किस्म की किस के चेंजेस आ रहे हैं। ग्रेडियंट्स फाइंड करता है सबसे पहले, और ग्रेडियंट्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन एनकोड करते हैं चेंज की। तो ये चेंज डिटेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट रीजन, नो चेंज इन ऑल डायरेक्शंस। ये इस वक्त ये जो नेबरहुड है ग्रीन कलर से, ग्रीन बॉक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक फ्लैट कलर्ड एरिया में है, यानी ग्रे एरिया में है। इसके अंदर कोई सडन चेंज नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसमें जो ग्रेडियंट है वो पूरे पैच में ज़ीरो होगा। इस पूरे पैच में ग्रेडियंट ज़ीरो होगा। अगर मेरा ये नेबरहुड की जो विंडो है, मास्क है, ये किसी लाइन के ऊपर आता है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, तो उसमें एक डायरेक्शन में ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ये अगर एक वर्टिकल लाइन है तो इसमें जो ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेडियंट ज़ीरो है, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा हुआ है नो चेंज अलॉन्ग द एज डायरेक्शन। यही अगर हमारा मास्क अगर एक कॉर्नर पर आता है, इमेज के अंदर कोई कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर आता है, तो इसमें दोनों डायरेक्शंस में ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, यानी चेंज दोनों डायरेक्शंस में है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ठीक है, जितना ये ग्रेडियंट प्रोमिनेंट होगा उतना ये कॉर्नर आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब हम अपने ओरिजिनल फिगर के ऊपर हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये जो फिगर लेफ़्ट पे बनी हुई है ये आ जाती है। इसके अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं, और उनके ऊपर हमने एक स्टार रेड कलर का प्लेस कर दिया टू रिप्रेजेंट कि ये डिटेक्टेड कॉर्नर पॉइंट है। अच्छा, इसके लिए जो हमने कोड यूज़ किया है उसके अंदर ये फंक्शन हमने हैरिस का कॉल किया है, हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर, और इसके लिए हमने एक सेंसिटिविटी फैक्टर 0.1 एम्पिरिकली निकाला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके एम्पेरिकली ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी इस पर्टिकुलर इमेज के लिए, और भी मैंने 2-3 इमेजेस जो टेस्ट किए उन सब के लिए ये वैल्यू ठीक थी। इसकी डिटेल्स हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर की अगर पढ़ी जाए तो उसके अंदर इस सेंसिटिविटी फैक्टर की मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो चीज़ वहाँ से पता चल जाएगी। बहुत डिटेल है, उसको इस वक्त यहाँ पर डिस्कस करने का मौका नहीं है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आई। हमने जब ये हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर से इसके वर्टिसेस फाइंड किए तो हमें एक चैलेंज आया कि फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत सारे थे। फॉल्स पॉजिटिव से क्या मतलब है? फॉल्स पॉजिटिव से मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर को, इस वर्टेक्स को देखें, यहाँ पे 2 स्टेरिक्स ड्रॉ हुए हैं, यानी करीब करीब 2 वैल्यूज़ डिटेक्ट हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, जिस वक्त हम सेंसिटिविटी फैक्टर को टेस्ट कर रहे थे मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर, तो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे थे। तो कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू को एडजस्ट किया, लेकिन इसकी जितनी मर्ज़ी हमने एडजस्टमेंट कर ली, ये फॉल्स पॉजिटिव्स फिर भी आ रहे थे। तो नेक्स्ट चैलेंज ये था कि हमने इन वर्टिसेस के काउंट को
एक्चुअल काउंट जो वर्टिसेस का होना चाहिए, इस केस में 11 इसमें कॉर्नर्स हैं, तो 11 के इक्वल करना है। तो उसके लिए हमने किया के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम यूज़ किया। के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम क्या करता है? के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम ये करता है कि अनलेबल्ड डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके अंदर वो कुछ सेंट्रॉइड्स फाइंड कर देता है और डेटा को लेबल कर देता है। ये तो मशीन लर्निंग की एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अगर हम अपने जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, हम अपने केस को कंसिडर करें तो देखें कि यहाँ पर एक कॉर्नर डिटेक्ट हो रहा है और प्रीवियस फिगर में देखा था कि यहाँ पे मल्टीपल कॉर्नर्स डिटेक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल कॉर्नर पॉइंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग ये करेगा कि हम उसको बताएंगे कि हमारे एक्चुअल फिगर में कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद वो एक आइट्रेटिव एल्गोरिथम है जो कुछ रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता है, रैंडम सेंटर्स सेलेक्ट करता है इमेज के अंदर। हमने कहा कि 11 सेलेक्ट करने, तो 11 रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता है इमेज के अंदर और उसके बाद आइट्रेटिवली उनकी पोजीशन को रिफाइन करता जाता है बेस्ड ऑन द प्रीवियसली डिटर्मिन्ड पॉइंट्स। हम उसको सेट ऑफ पॉइंट्स ये प्रोवाइड करेंगे जितने भी हमने डिटेक्ट किए थे प्रीवियस इमेज के अंदर, ठीक है। इस इमेज में जितने भी पॉइंट्स हमने डिटेक्ट किए, दीज आर मोर देन 11, ये पॉइंट्स हम अपने के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को देंगे और उसको कहेंगे कि हमें इसमें से 11 क्लस्टर्स निकाल के दे दो, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास ये वाली फिगर आई है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो रिमूव हो गए। इसके अपने दो इश्यूज़ हैं। एक इशू तो इसका ये है कि हम लोगों ने प्री डिफाइंड नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स यूज़ किए हैं। प्री डिफाइंड नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स का मतलब है कि हमने प्रोग्राम के अंदर इसको हार्ड कोड कर दिया है कि नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स हमारे पास 11 होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज। यहाँ पर हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। दूसरा इसके अंदर जो चैलेंज आ रहा है वो ये कि आप देखें कि कॉर्नर क्लस्टरिंग की वजह से, के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम रन होने की वजह से इसके जो सेंटर्स हैं वो थोड़े से अपनी जगह से हट गए हैं। ये रेड कलर का सेंटर, रेड कलर का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर शो हो रहा है। एक्चुअल इमेज के अंदर जो कॉर्नर पॉइंट है वो जंक्शन है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, तो इससे थोड़ा सा मिसअलाइंड है। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है ये भी जो ट्रू कॉर्नर है उससे थोड़ा सा ऊपर करके है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी आगे हमारे एल्गोरिथम में, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें आगे चल के रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसकी वजह से मज़ीद कुछ इश्यूज़ पैदा होते हैं। अच्छा, जब हमारे पास सारे कॉर्नर्स की इंफॉर्मेशन आ गई तो अगला स्टेप ये था कि अब हमने लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। लाइन सेगमेंट्स का मतलब ये कि मेरे पास सारे कॉर्नर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। 11 कॉर्नर्स इस फिगर में है तो 11 कॉर्नर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई और अब कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये सारे 11 पॉइंट्स किस किस जगह पर लोकेटेड है। एक्चुअल लाइंस किस जगह पर लोकेटेड हैं कंप्यूटर के पास इस वक्त ये फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, अनलेस कि हम उसके लिए अलग से कोड लिखें। तो ये जो स्टेप 2 है वो बेसिकली इसी मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हफ ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। हफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हफ ट्रांसफॉर्म का दे देता हूँ। हफ ट्रांसफॉर्म जो है ना एक वोटिंग बेस्ड मैकेनिज़्म है, वोटिंग बेस्ड एल्गोरिथम है। वोटिंग किस चीज़ की करता है? लाइन की एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी होती है y = mx+c। ये लाइन की एक पॉपुलर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल, y = mx+c, जो हमने स्कूलों में पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन लाइन की सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि लाइन की और भी रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो सिर्फ एक ये इक्वेशन नहीं है बल्कि लाइन की और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो हफ ट्रांसफॉर्म जो लाइन की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है वो है रो = x cos थीटा + y sin थीटा। ये किस तरह से? ये हमारे पास अगर एक लाइन है इमेज के अंदर तो इसका कोई सर्टेन डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, उसका वर्टिकल डिस्टेंस, और वो एक एंगल बना रही है। ये जो वर्टिकल लाइन है जो कॉर्नर को हमारी लाइन के साथ नॉर्मली कनेक्ट कर रही है, इसका एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, इसको हम कह रहे हैं थीटा। अब जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम अगर एक्स वाई की कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू इस पॉइंट पर ले लें और हम इस थीटा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये रो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हफ ट्रांसफॉर्म ये करता है कि हमारे पास एक ग्रिड की सूरत में बैलेट बॉक्स होता है। ठीक है, इसको हम वोटिंग बिन्स भी कहते हैं। ये इसमें बहुत सारे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बैलेट बॉक्सेस। हमारे पास मुख्तलिफ रो की वैल्यू, रो का मतलब ये है कि द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द ओरिजिन, हम उसके दरमियान मुख्तलिफ बिन्स कलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह हम मुख्तलिफ एंगल्स के लिए भी बिन्स कलेक्ट कर लेते हैं, बिन्स बना लेते हैं। बिन्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक या 0 से लेकर 180 डिग्री तक एंगल वेरी कर रहा है, तो हम चाहे तो 1-1 डिग्री के फासले पर ये बिन्स ले लें, चाहें तो हम 5-5 डिग्रीज के फासले पर ले लें। ये आर्बिट्रेरीली हम चूज़ कर सकते हैं कि इस बिन का साइज़ कितना बड़ा होगा। इसी तरह हम ये भी चूज़ कर सकते हैं कि ये जो रो है ये हम 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल इस तरह से इसको डिस्टेंस करेंगे, या हम ग्रुप करना चाहते हैं कि 5-5 पिक्सल्स का हम एक बिन बना लें। जितना हम इसको इस ग्रिड को फाइन बनाएंगे उतना हम ज़्यादा एक्यूरेटली या प्रिसाइज लाइंस को डिटेक्ट कर सकेंगे, या यूँ कहना चाहिए कि जो लाइंस एग्जैक्टली उस एंगल और रो के डिस्टेंस पर होंगी, सिर्फ वही इस बिन के लिए वोट कर सकेंगी। और अगर हम चाहें कि थोड़ा सा अपनी इसको रिलैक्स कर दें, अपने ये जो हमारी डिटेक्शन हो रही है लाइन की, इसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर दें ताकि थोड़ी सी लाइन अगर इससे हटकर है, थोड़ी सी एंगल उसका चेंज्ड है, या फिर उसका फासला थोड़ा सा चेंज्ड है। ठीक है, 19-20 का फ़र्क है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बिन। तो हम उसको भी अगर डिटेक्ट कराना चाह रहे हैं तो हम इस बिन, ये जो ग्रिड है हमारी, इसको थोड़ा सा कोर्स बना देते हैं ताकि लाइंस हमारी डिटेक्ट हो सकें। हम लोगों ने अपने एल्गोरिथम के अंदर जो साइज़ चूज़ किया है, वो बिन्स जो बनाए हैं उसके अंदर एंगल्स जो है ना वो 3 डिग्रीज अपार्ट हैं। -90 डिग्री से लेके 90 डिग्रीज तक हम जा रहे हैं और 3 डिग्रीज एक्स एक्सिस पर हम देख सकते हैं। और जो रो है उसके लिए हमने 4 पिक्सल्स चूज़ किया है। ये भी अगेन टेस्टिंग करके और एम्पेरिकली इसको डिटर्मिन किया है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या इसके लिए मैंने एल्गोरिथम लिखा, मैंने लिखा कि टेस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉर्नर पॉइंट पेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक कॉर्नर है, तो मैंने ये किया कि अगर मैं इस कॉर्नर को, इस लाइन सेगमेंट को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास इस वक्त इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन है और जो दूसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने टोटल सेट ऑफ 11 पॉइंट्स में से पेयर्स बना लिए और फिर मैं देखना चाहता हूँ इनके दरमियान कोई इमेज के अंदर कोई सेगमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने इसको टेस्ट के तौर पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया। ठीक है, तो मैंने इसको मेरा सोल्यूशन किस तरह से है कि सबसे पहले मैं एक कैनवस के ऊपर एक खाली मैट्रिक्स के अंदर एक लाइन ड्रॉ करूँगा बिटवीन द टेस्ट पेयर पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करूँगा और वो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक कैनवस है, खाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैंने टेस्ट पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इस इमेज का साइज़ मेरे ओरिजिनल इमेज के साइज़ के बराबर है। ठीक है, ये इमेज मैंने हफ ट्रांसफॉर्म को अपने पास कर दिया। ठीक है, और वो हफ ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करेगा कि ये लाइन सेगमेंट कितने वोट्स देता है एक पर्टिकुलर बिन के अंदर। मैंने जो हाईएस्ट पीक आ रही है हफ ट्रांसफॉर्म की, सिर्फ वो कलेक्ट की और मैंने कहा कि इस पीक के अंदर जितने वोट्स हैं वो मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन आ गई जिसके मैंने सारे वोट्स काउंट कर लिए। उसके बाद मैंने ये किया कि एक टेस्ट एरिया एक्सट्रैक्ट किया इस इमेज में से, जो बेसिकली एनकम्पस करता था मेरे इन दोनों टेस्ट पॉइंट्स को। कुछ इस तरह से, ये मैं भी इसको विजिबल करता हूँ।
अच्छा, तो खैर वो इसको एनकम्पस करता था हमारे इन दो टेस्ट पॉइंट्स को। तो हमारे पास उससे जो इमेज हासिल हुआ वो कुछ इस तरह का है, ये वाला इमेज। ठीक है, इसमें ये एक टेस्ट पॉइंट है और ये एक टेस्ट पॉइंट है। इमेज के ओरिजिनल इमेज के अंदर मैंने इसके इन दो पॉइंट्स को इनकम्पस करने वाला सारा एरिया चूज़ कर लिया और बाकी सबको ज़ीरो कर दिया। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। असल में बात यह कि जो हफ ट्रांसफॉर्म है वो इनपुट पर एक ब्लैक एंड वाइट इमेज लेता है और जिसके अंदर सिर्फ एजेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो बिफोर पासिंग आवर ओरिजिनल इमेज टू द हफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन, हम क्या करते हैं कि हम एज इमेज हासिल करते हैं यूजिंग कैनी एज डिटेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास लाइन है कोड के अंदर जो मेरे ओरिजिनल इमेज के ऊपर ऑपरेट कर रही है और उसके अंदर उसमें से ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन एजेस की एक्सट्रैक्ट करके मेरे पास एक इमेज बना रही है। ये इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ आगे अपने हफ ट्रांसफॉर्म के साथ। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मेरे पास इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर ऑफ़ वोट्स आ जाएंगे और फिर ये जो मेरे पास एरिया है इसके अंदर मुख्तलिफ लाइंस डिटेक्ट होंगी, हर एक लाइंस के कुछ वोट्स होंगे। तो मेरे पास जो एक्यूमुलेटर होगा, मेरे पास जो हफ़ का एक्यूमुलेटर होगा उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लाइंस कुछ वोट्स पड़े होंगे। और मेरे पास जो टेस्ट इमेज था, ये वाला टेस्ट इमेज जो मैंने खुद जनरेट किया था, सॉरी, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन है, इसके अंदर सिर्फ एक बड़ी पीक होगी। तो इस पीक की लोकेशन यहाँ कहीं पे शो हो रही होगी। तो मेरे पास यहाँ से जो पीक हासिल होगी उसी बिन के अंदर मैं दूसरे एक्यूमुलेटर में, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फिगर जो एक्यूमुलेटर हफ का बनेगा, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूँगा। ठीक है, वो चीज़ें वो मैंने सारा एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन बिटवीन टेस्ट पेयर पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ हफ वोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, टेस्ट एन एरिया कंटेनिंग द 2 पॉइंट्स फ्रॉम द इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ हफ वोट्स, कंपेयर दीज वोट्स, इनका रेशो निकाल लें। इफ़ द रेशो इज ग्रेटर देन अ सर्टन थ्रेशोल्ड, डिक्लेयर दिस अ वैलिड सेगमेंट। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड अगेन हमने एम्पेरिकली थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन फाइंड की है और इसके लिए मैंने यहाँ पर वैलिड लाइन सेगमेंट के अंदर इसकी वैल्यू रखी है 0.4। जो थ्रेशोल्ड हमने सेट की है रेशो की वो 0.4 है। तो अगर इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.4 से ऊपर आती है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के दरमियान जो वोट काउंट है वो कंपेरेबल है और इसका मतलब ये है कि ये एक वैलिड लाइन सेगमेंट है। कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन हो सकती है इस फिगर को देखकर कि हमें इस स्टेप की ज़रूरत क्या पड़ी। उसकी ज़रूरत ये पड़ी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ये टेस्ट पॉइंट है वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स है, तो हमारा एल्गोरिथम इनके दरमियान में भी टेस्ट करेगा कि क्या कोई लाइन तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कैनवस के ऊपर ये वाली लाइन ड्रॉ करेगा जो मैं अभी यहाँ पे ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ये वाली लाइन अपने कैनवस पे ड्रॉ करेगा, इसके ऊपर वोटिंग कराएगा और एक इमेज में से एरिया क्रॉप करके जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स आ रहे होंगे, दोनों एंड पॉइंट्स, उसके ऊपर भी वोटिंग कराएगा। तो अब चूंकि ओरिजिनल इमेज में यहाँ पे कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे बहुत थोड़े वोट्स मिलेंगे और ये जो रेशो होगा हमारा ये इस थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई लाइन सेगमेंट, वैलिड लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब हम लोग इस स्टेप को हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं वैलिड लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बाकी तमाम वर्टिसेस से। ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये डिपिक्ट कर रही हैं कंप्यूटर ने जो डिटेक्ट किया है कि किन दो वर्टिसेस के दरमियान लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया। अच्छा, जब हमारे पास सारे वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन आ गई तो अब हमने करना क्या है कि अब हमने वैलिड ट्राइंगल्स फाइंड करने। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वर्टेक्स के दरमियान और इसके दरमियान एक वैलिड ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे पास इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान
इन तीन के दरमियान कोई वैलिड ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास सेगमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, टोटल जितने पॉसिबल वैलिड सेगमेंट्स हैं वो सारे मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। मेरे पास ये वैलिड सेगमेंट भी है, मेरे पास ये वैलिड सेगमेंट भी है। तो मैं सारे वैलिड सेगमेंट्स को ग्रुप करूँगा इन कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री। मैं थ्री थ्री सेगमेंट्स के ग्रुप्स बना लूँगा और हर ग्रुप को मैं फिर टेस्ट करूँगा कि क्या ये जो तीन सेगमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है, क्या ये कंप्राइज करता है एक ट्राइंगल को। और उस टेस्ट के लिए मैं सेट थ्योरी यूज़ करूँगा कि अगर मेरे पास तीन लाइन सेगमेंट्स हैं और उनके दरमियान तीन ही मेरे पास कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मेरे पास लाइन सेगमेंट डिफाइंड है दो एंड पॉइंट्स के ज़रिए। ठीक है, दिस पॉइंट एक्स एंड वाई एंड दिस सेकेंड पॉइंट एक्स एंड वाई, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन सेगमेंट। तो मेरे पास एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए चार नंबर्स हैं। इसी तरह मेरे पास एक ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑफ थ्री सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए छः नंबर्स हैं। और मैं सेट थ्योरी को यूज़ करते हुए देख रहा हूँ कि क्या मेरे पास कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन सेगमेंट वन एंड सेगमेंट टू एंड सेगमेंट थ्री एंड सेगमेंट वन अगेन। तो इनके दरमियान बेसिकली तीन कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मेरा कॉम्बिनेशन एक वैलिड ट्राइंगल है, अदरवाइज़ ये मेरा वैलिड ट्राइंगल नहीं है। इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा है और जिसके अंदर यही सेट थ्योरी यहाँ पर टेस्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच के ऑलमोस्ट मेरा एल्गोरिथम ठीक काम कर रहा था। थोड़े से एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स डिटेक्ट हो रहे थे। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन वो मुझे बात समझ में आई कि कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर जब हम लोगों ने के मीन क्लस्टरिंग की थी और उसकी वजह से कुछ पॉइंट्स मिस अलाइन होकर डिटेक्ट हुए थे, कुछ कॉर्नर पॉइंट्स ट्रू कॉर्नर पॉइंट्स नहीं थे बल्कि मिस अलाइन होकर रिप्रेजेंट हुए थे। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि ओरिजिनल इमेज में ये पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पॉइंट्स डिटेक्ट हुए हैं ये को लीनियर नहीं है, इनके दरमियान एक या दो तीन पिक्सल्स का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है इस फिगर में। यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये एक डिटेक्टेड कॉर्नर पॉइंट है, ये एक डिटेक्टेड कॉर्नर पॉइंट है और ये एक डिटेक्टेड कॉर्नर पॉइंट है। इनके दरमियान एक बारीक सा ट्राइंगल इसने वैलिड ट्राइंगल बेस्ड ऑन दिस सेट थ्योरी जो हमने कंडीशन सेट की थी इसके मुताबिक एक वैलिड ट्राइंगल डिटेक्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई वैलिड ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि के पॉइंट क्लस्टरिंग की के मीन्स क्लस्टरिंग की वजह से मेरा ये वाला पॉइंट अपनी जगह से थोड़ा हट के डिटेक्ट हुआ है और ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। ये डिटेक्टेड पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इस वजह से इनके दरमियान एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो गलत ट्राइंगल्स डिटेक्ट हो रहे हैं उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए मैंने एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ की कि मैंने कहा कि मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगा और उसका पेरीमीटर फाइंड करूँगा और अगर मेरा एरिया लेस देन 3 टाइम्स इस पेरीमीटर होगा तो मैं कहूँगा कि इट्स नॉट वैलिड, और जब एरिया पेरीमीटर से 3 टाइम्स ग्रेटर होगा तो मैं कहूँगा कि द ट्राइंगल इज़ वैलिड। तो ये एडिशनल चेक मैंने ऐड किया अपार्ट फ्रॉम दिस सेट थ्योरी जो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी कंडीशंस। इसके साथ ये एडिशनल मैंने कंडीशन ऐड की कि अगर ये स्टेप एल्गोरिथम का मेरे पास एक ट्राइंगल डिटेक्ट करके देता है वैलिड ट्राइंगल, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं टेस्ट करूँगा कि क्या उसका एरिया उसके पैरामीटर से 3 टाइम्स लार्जर है कि नहीं। अगर लार्जर है तो मैं उसको वैलिड ट्राइंगल कहूँगा, वरना वो इनवैलिड ट्राइंगल होगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद मेरा एल्गोरिथम ठीक काम करना शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 36 लाइन सेगमेंट्स उसने फाइंड किए हैं यूनिक, और फिर उनके तीन तीन के कॉम्बिनेशंस टेस्ट करता जा रहा है एल्गोरिथम, और फिर जो वैलिड ट्राइंगल्स आ रहे हैं उनको इस फिगर के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया वैलिड ट्राइंगल का काउंट 24। इसी तरह मैंने इसको यूज़ किया एक डिफरेंट इमेज के ऊपर, उसमें इससे ज़्यादा ट्राइंगल्स थे, इससे ज़्यादा सेगमेंट्स थे, उसको रन करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसको भी हम देख लेते हैं।
तरह हमारे पास इस इमेज के अंदर भी जो 80 पॉसिबल ट्राइंगल्स थे वो डिटेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा इशू है, और वो इशू ये है कि जब हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स तलाश करते हैं और उसके बाद के मीन्स का एल्गोरिथम लगा के उनको क्लस्टर करते हैं, तो बाज़ मरतबा ये आंसर्स ठीक नहीं आते। इस रन में आंसर्स ठीक आए हुए हैं, लेकिन बाज़ मरतबा ये आंसर्स ठीक नहीं आते। उसकी वजह यह है कि मैटलैब के मीन क्लस्टरिंग रन करते हुए अगर हमने इसको कहा कि 24 कॉर्नर पॉइंट्स डिटेक्ट करने, जैसे कि इस इमेज में करने, तो वो 24 रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता है इमेज के अंदर, और उसके बाद आइट्रेटिवली के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम रन करता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ दफ़ा कोई लोकल मिनिमा आ जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स डिटेक्शन हो जाती हैं। ये पॉइंट्स अपनी ट्रू पोजीशन से कहीं हट कर डिटेक्ट हो जाते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो इनिशियल पॉइंट्स डिटेक्ट चूज़ किए हैं, सेंटर पॉइंट्स, वो अच्छी तरह से स्प्रेड हों और दे मेक अ डिफरेंस। तो हमारे इस कोड में दो इश्यूज़ हैं। एक इशू तो ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्लस्टर्स, नंबर ऑफ़ क्लस्टर पॉइंट्स हमने डिटेक्ट नहीं करवाए हुए। ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ क्लस्टर पॉइंट्स भी डिटेक्ट कराने की कोई टेक्निक मैंने देखी हुई है, ओपन सी में हम उसको यूज़ करते थे। मैटलैब में मुझे वो नहीं मिली कि उसको हम ऑटोमेटिकली किस तरह से फाइंड करें कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर पॉइंट्स कितने होने चाहिए। और दूसरा उसके अंदर जो इशू है वो ये है कि बाज़ मरतबा ये क्लस्टर पॉइंट सही डिटेक्ट नहीं होते बेस्ड ऑन द इनिशियल रैंडम वैल्यूज़ फॉर द क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। तो उसकी वजह से हमारे पास गलत सेंटर पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स भी गलत फाइंड होते हैं। अदर दैन दैट ये एल्गोरिथम ठीक चल रहा है। मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम अपना फ़ारिग करें और इस एल्गोरिथम को देखें, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा रॉबस्ट बना सकते हैं, इसके अंदर जो गलतियाँ आती हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये जो हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर डिफरेंट इमेजेस, इसकी वजह अगर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो सकें तो हम इस कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास डॉक्टर साहब ने दूसरा एक इमेज दिया हुआ है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट करके देने। वो मेरे ख़्याल में इसके मुकाबले में कम चैलेंजिंग है, क्योंकि शुरू के स्टेप्स तो सेम है। लाइन सेगमेंट्स तक, यूनिक लाइन सेगमेंट्स तक फाइंड करने के स्टेप्स सिमिलर हैं। उसके अंदर जो चीज़ आसान है वो ये कि उसके अंदर कॉर्नर्स चूँकि प्योर क्रॉसेस हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को कट कर रही है, तो कॉर्नर पॉइंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेक्ट होते हैं यूजिंग हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर। दूसरा एडवांटेज, ये एक मेजर एडवांटेज है। और उसके बाद फिर हमें इसमें तो हमने सेट थ्योरी यूज़ करते हुए 3 सेगमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और ट्राइंगल्स फाइंड किए थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 4 सेगमेंट्स के ग्रुप्स बनाने होंगे और उनको देखना होगा कि क्या ये एक वैलिड स्क्वायर है कि नहीं। तो ये मैं एज एन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप में से जो इसको पहले करके शेयर करना चाहे कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया, तो आई बी वेरी ग्लैड। ठीक, ये कुछ मैंने चीज़ें सीखी थी इस पे जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये सारा आप लोगों के साथ शेयर किया।